हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 जो है ना कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे वीडियो कितना लेंदी हो जाए, हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाए हैं या नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा उनका लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारे प्रीवियस वाले वीडियो को देखा होगा जहाँ पर मैंने इस एक्सरसाइज का क्या पूरे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन कराया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका सम कैसे निकालते हैं, nth टर्म कैसे निकालते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताई है। जो पहला क्वेश्चन है एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है कि ये जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन स्टेटमेंट जो है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देता हूँ। क्या होता है कि अगर आप लोग एक पैटर्न में कोई भी नंबर लिखते हो, जैसे कि मान लो आपने लिखा 1, ठीक है, फिर लिखा आपने 2, उसके बाद लिखा आपने 3, फिर लिखा आपने 4, तो ये क्या एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि जो हमारा दूसरे वाले में से, यानी कि ये जो हमारा टर्म, ये देखो इसको पहला टर्म बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म कहलाता है। तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस होगा तो भी 1 आता है, 3 में से 2 माइनस होगा तो भी 1 आता है। तो ये वाला फोर्थ टर्म में से हम लोग थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो भी हमारा 1 आएगा। तो ये जो हमारा डिफरेंस निकल करके आ रहा है इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो अगर इस तरीके से हमारे पास कोई भी एक सीरीज दिया हुआ है, एक नंबर का सीरीज दिया हुआ है, तो उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझा रखा है। तो यहाँ पर हम लोग वही चेक करेंगे। हम लोग इसका कम से कम 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक यहाँ पर हम लोग एक सीक्वेंस बनाएंगे। पहला टर्म A1, फिर दूसरा टर्म को A2 मान करके इस तरीके से लिख करके हम लोग यहाँ पर इस सीक्वेंस बनाएंगे और चेक करेंगे कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम निकल रहा है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम निकलेगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं निकलेगा तो नहीं बनाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फर्स्ट फेयर इज 15 रुपी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि टैक्सी का किराया लग रहा है, जब आप टैक्सी में सफ़र करते हो तो पहला 1 किलोमीटर चलने का आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जितना भी किलोमीटर चलते जाओगे तो आपको हर बार +8 हर किलोमीटर में आपको करना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग को देखना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है कि नहीं। आइए कॉपी में कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो टैक्सी का किराया है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि मान लेते हैं ये हमारा A1 है, ठीक है, फर्स्ट वाले टर्म को A1 मान लो, ये हमको 15 दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड किलोमीटर के लिए हमको बोला है कि 15 में वो अब हर बार क्या करेगा, 8 रुपये प्लस करते जाएगा। जैसे पहला वाला किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये लगा, अब दूसरे किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर और आप चले तो आपको 8 रुपये और देना पड़ेगा, फिर आपको 8 रुपये और देना पड़ेगा हर किलोमीटर के लिए। तो 15 + 8 = 23 हो जाएगा। तो इसको हम लोग A2 मान लेंगे कि A2 हमारे पास जो है वो 23 है। उसके बाद थर्ड टर्म निकाल दो आप लोग, यानी कि थर्ड किलोमीटर जब आप चलिएगा तो उसके लिए फिर आपको क्या करेगा कि पिछला किलोमीटर जितना भी हुआ था 23 हुआ था, तो उसमें फिर से 8 आपको और प्लस करना पड़ेगा। तो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, 31। तो हमारा जो A3 निकला है वो हमारा 31 निकल गया। बस इतनी ही से आपका काम हो जाएगा। आप लोग यहाँ लिखिए कि A1 हमारे पास, अब देखो हमारा A1, A2 और A3 निकल गया, यानी कि जो हमारा सीरीज बनेगा वो A1 बनता है, फिर उसके बाद हमारा A2 आता है, फिर हमारा A3 आता है, ऐसी लाइन से आते चला जाता है। और हम लोग क्या जानते हैं कि अपने को अगर D निकालना है, D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, तो वो हमारा दूसरे में से पहला को माइनस करने से निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे D1 निकालेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो A1, A2, A3 = हमारे पास 15 आ रहा है, फिर हमारा अगला 23 आ रहा है, फिर 31 आ रहा है, डैश 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 इस तरीके से चलता जाएगा। तो पहला वाला डिफरेंस निकालने के लिए जिसको हम लोग D1 बोलते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 23 में से 15 माइनस करेंगे तो 23 में से अगर 15 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। उसी तरीके से आप अब D2 निकालो। D2 निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करो, यानी कि A3 जो हमारे पास 31 है उसमें से 23 माइनस करो तो यहाँ भी हमारा 8 ही आपको दिखेगा निकलते हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है ना वो इक्वल ही निकलते जा रहा है। अगर मैं इसके बाद वाला भी एक टर्म निकाल लूँ और फिर उसके बाद मैं D3 निकाल लूँ तो भी मेरा क्या होगा, वहाँ पर भी 8 ही आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है यानी कि D1 जो है वो इक्वल है D2 का, सो इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में AP कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा सीरीज बन रहा है, ये जो नंबर का सीरीज बन रहा है ना, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जल्दी से समझना है क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुश्किल भी लगता है कि। तो देखो सेकेंड वाले में बोल रहा है द अमाउंट ऑफ ए एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर में कुछ अमाउंट का गैस भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ एयर बोल रहा है तो एयर को गैस ही समझ लो आप लोग। तो वो हमारे सिलेंडर में भरा हुआ है। अब उसमें हम लोग एक पंप लगा देते हैं और पंप क्या करता है, 1/4 रिमूव करता है एयर को रिमेनिंग इन द सिलेंडर, यानी कि जो एक सिलेंडर में बचा हुआ जितना रहेगा ना उसको रिमेन करेगा। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाना पड़ेगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो क्या बोल क्या रहा है वो समझो।
जैसे ये हमारा एक टंकी है, सिलेंडर है, ठीक है, इसमें मान लो पूरा का पूरा गैस भरा हुआ है, ऊपर से नीचे तक गैस भरा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट, इसको तो अपना परसेंट से समझोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/4 बोल रहा है ना, तो इसका परसेंट से समझो कि हमारे पास हम टोटल कितना रहता है, 100% होता है ना, तो 100% इसमें गैस भरा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि 1/4 उसमें से माइनस किया जा रहा है, तो 100 का अगर 1/4 निकालोगे तो हमारा निकलता है यहाँ पर से 25, यानी कि अब इसमें से जब एक पंप लगाया गया, एक तो पाइप लगा करके मान लो गैस को क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, तो यहाँ पर अब कितना बच रहा है, तो 25 अगर हम लोग निकाल दिए गैस को, तो अब बचा 75%। अब क्या बोल रहा है कि जो बचा हुआ है, रिमेनिंग जो है ना, उसमें से फिर 25 क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी कि 25% मतलब कि 75 का 25%। दैट मीन्स यहाँ पर हमसे देखो, इस लाइन को तुम अच्छे से समझना, यहाँ पर बोल रहा है कि वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, यानी कि जितना गैस बचा, जैसे 100% था, उसमें से 1/4 को माइनस कर दिए, निकाल दिए, तो बचा कितना, 75% बचा। तो अब 75% का 1/4 अपने को माइनस करना है, तो 75 को अगर आप 1/4 निकालोगे तो फिर ये हमारा डेसिमल में आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि पहले तो हमारे पास 25% कम हुआ था, लेकिन अब हमारा टोटल 25% नहीं होगा कम, क्योंकि 75 का 1/4 जो होता है वो कम होता है, 25 नहीं निकल करके आएगा। आप इसको निकाल करके चेक कर सकते हो, डेसिमल में आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर तो मुझे इतना समझ में आ गया कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहा है, क्योंकि पहले बार ज़्यादा कम हुआ, दूसरे बार अब कम कम हो रहा है, तीसरे बार और कम कम होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी एक्स। मान लेते हैं कि उसमें कितना है, एक्स हमारा एयर वहाँ पर प्रेजेंट है, कुछ भी होगा, एक्स किलो होगा, जो भी होगा, जैसे अब जो भी जिस चीज़ से भी उसको नापा जाए, हम लोग बस उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, फोकस अच्छे से लग रहा है ना, वीडियो में अच्छे से दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि पहला बार में वहाँ पर से कितना कम किया, 1/4 कम किया। तो ये हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा, जब स्टार्टिंग में था, तो हमारा जो A1 बनेगा, पहला वाला टर्म, वो तो एक्स बनेगा। A2 जो है हमारे पास, वो कितना बनेगा, तो हमसे बोला है कि जो x था उसमें से माइनस कर दीजिए 1/4। तो 1/4 निकालने के लिए क्या करेंगे, x का x मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे। इस तरीके से हम लोग को 1/4 निकाला जाता है। तो टोटल में से हम लोग यहाँ पर माइनस कर रहे हैं उसका 1/4। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 का x से मल्टीप्लाई होकर के 4x हो जाएगा, सॉरी 4x बोल रहे हैं यार, x 1 से मल्टीप्लाई होकर के 1x आ जाएगा, डिवाइड बाई में 4। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x माइनस में x बाई में 4, और इसको सॉल्व करोगे तो 4x हो जाएगा, माइनस में ऊपर वाला x, नीचे में 4, तो इक्वल आ गया हमारा 3x बाई में 4। ये हमारा A2 निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि जो बचा है, ये हमारा A2 क्या बचा है, ये यानी कि जो बचा हुआ गैस है ना, वो हमने निकाला। अब जो बचा हुआ गैस है, यानी कि 3x/4 है, उसका बोल रहा है कि अब इस रिमेनिंग वाले पार्ट में से भी 1/4 फिर से निकाल देगा। तो अब इसका 1/4 निकालने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसी का, यानी कि 3x/4 का फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। 1/4 निकालने के लिए बस 1/4 से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो यहाँ पर अब हमारा कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3x डिवाइड में 4, माइनस में 3 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से, यानी कि 3x आ जाएगा, नीचे 4 4 हमारा 16 हो जाएगा। 16 और 4 का एलसीएम जो होता है वो 16 होता है। 16 को 4 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, और 4 का ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। माइनस से लगा लो, 16 को 16 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ऊपर माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो 3x आ जाएगा ऊपर में। तो यहाँ से हमारा A3 जो निकल रहा है वो आ जा रहा है 12 में से 3 माइनस होकर के 9x डिवाइड बाई में 16। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हमारा A2 A3 ये सब निकल चुका है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि A1, A2, जो A3, यानी 3 जो हमारे टर्म निकले इस वाले सीक्वेंस में। पहला वाला x निकला था, पहला वाला को हमने x माना था, शुरू में x गैस था, उस बाद माइनस करने के बाद वहाँ पर से 3x/4 बचा, और फिर माइनस करने के बाद हमारे पास बच रहा है कितना, तो यहाँ पर हो जा रहा है हमारे पास 9x बाई में 16। अब हम लोग यहाँ से फिर से वही D1 और D2 निकाल के देखते हैं कि हमारा वो सेम आ रहा है कि नहीं। तो D1 निकालने के लिए हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 3x बाई में 4 से माइनस कर दो x को। यहाँ ध्यान रखना कि A2 में से A1 को माइनस किया जाता है। तो ये मेरा 4 1 जा 4, यानी 4 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा। तो ऊपर में 3x माइनस में 4x लिख लो, और नीचे में हमारा जो 4 है उसको उतार दो। तो ये हो जा रहा है हमारे पास यहाँ से -x बाई में 4। अब हम लोग निकालेंगे D2। तो D2 निकालने का पता है कि ये थर्ड वाले में सेकंड वाले को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म, यानी कि 9x माइनस में 16, सॉरी डिवाइड बाई 16, माइनस कर देंगे उसमें सेकेंड टर्म, यानी कि 3x बाई में 4। ये क्या चिपक गया भाई मेरे पेन में, इसको हटाना दो, हट गया। तो अब फिर से यहाँ पर हमारा एलसीएम जो है वो 16 आ जाएगा, डिवाइड करके यहाँ पर 16 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई होकर के 9x बन जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा 16 से 4 को डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, ऊपर में हमारा 4 3 12x हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ से हो जाएगा 9 में से 12 माइनस होकर के -3x डिवाइड बाई में 16। तो ये दोनों टर्म हमारे अलग अलग आ गए। इसका मतलब कि हमारा सीक्वेंस सेम नहीं बन रहा है। इट मीन्स जो D1 है वो इक्वल नहीं है D2 का, सो
इट इज़ नॉट एन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था सेकंड वाला। आई होप आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थर्ड वाले में बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, यानी कुआं खोदने का जो कॉस्ट है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी कि शुरू का 1 मीटर जब खुदाई करेंगे तो 150 लगेगा, उसके बाद हर मीटर का, एंड रेस्ट बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि हर बार को क्या हो रहा है 50 और प्लस होते जा रहा है, यानी 1 मीटर खोदा तो 150 रुपये लिया, फिर से 1 मीटर और नीचे खोदेंगे तो अब थोड़ा सा गड्ढा भी तो हो रहा है ना, तो जान का खतरा और ज़्यादा हो जाता है, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे उसको खोदने का, यानी कि पहले अगर 150 लिए थे 1 मीटर का, तो अगली बार उसमें 50 और प्लस कर दो तो अगली बार 200 रुपये लेंगे, फिर 1 मीटर और खोदेंगे तो 200 प्लस 50 और कर देंगे, यानी 250 खोदेंगे, जितना अंदर जाते जाते हैं उतने ज़्यादा वो 50 प्लस करते जाते हैं। तो अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये हमारा AP बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ हमारे पास जो A1 है, यानी पहला टर्म जो दिया है वो 150 रुपये दिया हुआ है। अगला टर्म जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 50 रुपये प्लस हो जाएगा, तो 150 में 50 प्लस करो तो 200 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर वही काम हो रहा है कि जितना भी हो रहा है उसमें फिर 50 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 250। इस तरीके से हमारा ये चलते चला जा रहा है। तो हमारा A1 यानी जो सीरीज़ बन रहा है A1 फिर A2 फिर कॉमा करके A3, तो ये कैसे बन रहा है, ये हमारा 150 फिर 200 फिर हमारा 250 बन रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पर निकल जा रहा है, इसको आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो D1 है वो कितना है भैया, तो 2 में से यानी कि 200 में से 150 को माइनस कर दो, तो 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 निकल रहा है D1। D2 कितना निकल रहा है भैया, तो 250 में से अब 200 को माइनस करो, यानी कि A3 में से A2 को माइनस करो, तो यहाँ भी 50 निकल रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग लिख दो कि जो D1 है वो इक्वल आ जा रहा है D2 का, सो इट इज़ एन AP। पिछले बार मैं इट इज़ एन AP लिख दिया था क्या, इट इज़ नॉट एन AP लिखना था ना मुझे, मेरे को तो मैं ध्यान से मेरे उतर जा रहा, नहीं सही लिखा है, नॉट एन AP लिखा है मैंने, थोड़ा सा ध्यान से मुझे उतर के मुझे ऐसा लगा कि मैंने इट इज़ एन AP लिखा है, वो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ था। ठीक है, होता है, कोई बात नहीं। तो थर्ड वाला समझ में आ गया आपको। चलिए फोर्थ वाले क्वेश्चन के पास चलते हैं। फोर्थ वाले में हमसे कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, एक अकाउंट में जो पैसा है वो हर साल क्या होता है, व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹8% पर एनम, यानी कि वहाँ पर एक बैंक में पैसा जमा किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ना, CI के हिसाब से जमा किया गया है, जहाँ पर हमारे पास 10,000 जमा किया गया है और जो रेट है वो 8% है पर एनम के हिसाब से। तो हर साल जो होगा एवरी ईयर उसका जो अमाउंट होगा वो क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चलेगा, AP में चलेगा या नहीं चलेगा, आइए पता करते हैं। सो हम लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे क्लास 8-9 में, तब हमने क्या सीखा था कि अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 और पावर में टाइम करते हैं। टाइम की जगह में N भी लिखा जाता है, T भी लिखा जाता है, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ही चीज़ लिखता हूँ तो बच्चे मेरे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं T ही लिख देता हूँ। तो जब मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो सोचेंगे सर आप N डिवाइड बाई T क्यों लिख दिए हो, तो मैं इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में T बना देता हूँ। तो यहाँ पर अब मेरा फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट होगा जिसको हम लोग A1 मानते हैं वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल बोलते हैं, जितना आप जमा करते हो उस वाले पैसे को P बोला जाता है, नहीं प्रिंसिपल। तो 10,000 आपने जमा किया था, है ना, उसके बाद हमारा 1 प्लस R डिवाइड बाई 100, यार R यानी रेट हमको दिया होता है 8% ना, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे डिवाइड बाई 100 और पावर में हमारे पास पहले ईयर के लिए 1 रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो, ताकि देखो बाद में तो हम लोग को D1 निकालने के लिए माइनस करना ही पड़ेगा, तो इस टाइप से रहेगा तो माइनस कहाँ कर पाएंगे, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 10,000, 100 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, ऊपर प्लस 8 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 108 डिवाइड बाई में 100। ठीक है, इसको अगर आप कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, लेकिन कट मत करो। क्यों कट नहीं करो, अभी आगे चल कर आपको समझ में आएगा कि हम जब सेम तरीके से लिखेंगे ना तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा माइनस करते समय। अगर मैं कट कर दूंगा तो भले छोटा जरूर हो जाएगा, लेकिन फिर हम लोग को माइनस करने में दिक्कत जाएगा। तो देख लेते हैं, अभी बहुत जगह यहाँ पर है ना, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कट पिट कर लेंगे। अब मैं पहले A2 निकाल लेता हूँ कि अगर मुझे अगले साल के लिए रहना चाहिए वहाँ पर पैसा, तो फिर वही काम होगा, यानी कि 10,000 हमारे पास जो है 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा और पावर में इस बार 2 हो जाएगा क्योंकि ये सेकेंड ईयर में चला गया है। तो हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ से 10,000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा हमारे पास 108 डिवाइड बाई में 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में फिर से 108 डिवाइड बाई में 100 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाले में जो हमारा A3 निकलेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी काम करेंगे 10,000। ठीक है, और ब्रैकेट में 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 100 और इस बार पावर में जो हमारे पास वो 3 हो जाएगा, तो A3 हमारा बन जाएगा 10,000।
फिर ब्रैकेट में हमारे पास ब्रैकेट को उठा देते हैं तो ये बन जाएगा फिर से हमारा 108 डिवाइड बाई में 100 और पावर में 3 है तो 3 बार उतार दो 108 डिवाइड बाई 100 और फिर से 108 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। अब हमारा आपका ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। अगर मैं लाइन से लिखूंगा तो बहुत लंबा लंबा नंबर लिखा है, जगह नहीं पूरेगा मुझे, तो मैं लिखूंगा ही नहीं, इतना ही छोड़ दूंगा। अब मैं इसमें डायरेक्ट D1 निकाल के देखता हूँ। D1 कैसे निकलेगा, A2 में से A1 को माइनस करके। आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो कि मैं A2 में से A1 को माइनस करके D1 निकाल रहा हूँ, सॉरी A2 में से A1 माइनस हो रहा है। तो A2 हमारे पास कितना है भैया, 10,000 है और मल्टीप्लाई में 108 डिवाइड बाई 100 है और मल्टीप्लाई में 108 डिवाइड बाई 100 है। इसमें से हमको माइनस करना है 10,000 मल्टीप्लाई में 108 डिवाइड बाई 100। अब आप लोग सर इतना लंबा क्यों सॉल्व कर रहे हो, तो देखो सॉल्व करने का मजेदार तरीका ये है कि यहाँ भी हमारे पास 10,000 है, 108 है, यहाँ भी 10,000 108 है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, इसीलिए मैंने वहाँ पर इसको कट नहीं किया था। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 एंड 108 जो है इसको आप लोग कॉमन ले लो। ठीक है, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, बीच में माइनस की साइन है तो उससे ये एक टर्म बनता है और ये एक टर्म बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों में से हमने ये दो को माइनस कॉमन ले लिया है, तो बचा क्या मेरे पास 108 डिवाइड बाई 100 बचा। इधर हमारे पास 10,000 और 108 डिवाइड बाई 100 हमने पूरा का पूरा बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा यानी कि 1 है। ध्यान रखना वहाँ पे 0 नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर 1 लिखेंगे तभी तो कॉमन का मतलब ही होता है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई को तो 0 हो जाएगा, इसलिए 1 लिखना पड़ता है। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, इसको भी आप पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा हमारा 108 डिवाइड बाई 100 और ये हमारे पास हो जाएगा 100 1 जा 100, तो 108 में से 100 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास कितना 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर जा करके 100 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे पहले तो 100 हो जाएगा, फिर 108 में से 100 को माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा और नीचे में जो 100 है उसको उतार दो एज इट इज़। इतना हमारा निकल रहा है D1। इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, चाहो तो आप लोग कट पिट कर सकते हो, यहाँ पर ये 2 जीरो से ऊपर के 4 जीरो कट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग इतना भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग D2 निकालेंगे। D2 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, A3 में से माइनस करना पड़ेगा A2 को। A3 हमारे पास है 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई में 108 डिवाइड बाई 100 3 बार था, तो इसको मैं शॉर्टकट में पावर में 3 लिख देता हूँ। ठीक है, 3 बार लिखने के लिए जगह नहीं है तो पावर में 3 लिख दो, आप भी एग्जाम में लिख सकते हो और टाइम भी इससे बचेगा। उसके बाद फिर 10,000 और A2 हमारे पास था 108 वाला 2 बार था, तो 108 डिवाइड बाई 100 के पावर में 2 लिख दो। ठीक है, इस तरीके से था। तो यहाँ पर भी हमारे पास है 100 डिवाइड बाई 100, यहाँ पर भी है, तो हम लोग फिर से वही कॉमन ले लेंगे ताकि काम आसान हो जाए। तो 10,000 को पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ, उसके बाद 108 डिवाइड बाई 100 को मैं 2 बार कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 बार है और यहाँ पर 2 बार है, तो 2 बार जो मिनिमम वाला होता है उसको आप कॉमन ले सकते हो। तो अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर से हमने 2 बार वाले को बाहर ले लिया तो 1 बार बचेगा, यानी कि 108 डिवाइड बाई 100 बचेगा, और इधर हमारे पास हमने पूरा का पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो हमने पिछली बार जब सॉल्व किया था इसको तो ये हमारे पास 8 बाई 100 आया था, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये हमारा हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई में इसको आप कॉमन करके यानी कि 108 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 100। पिछले बार सॉल्व किया तो इतना ही आया था। तो देखो ये वाला हमारा एक 108 आ रहा था, यहाँ पर 2 108 वाला आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों सेम तो हो नहीं सकते, चाहे आप सॉल्व करो या ना करो। तो डायरेक्ट इसको आप लोग देखो, इसका वाला मैं यहीं पर आंसर लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज में लिखूंगा तो फालतू कन्फ्यूजन होगा कि हमारा जो D1 निकला वो इक्वल नहीं निकला D2 का, D1 और D2 इक्वल नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन 4 वाला सॉल्व करना था। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। मेन यही सब क्वेश्चन थे, अगर आपने ये सब समझ लिया, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे अब आगे वाले। सो सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमसे और आसान काम दिया गया है। इसमें बोल रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, यानी कि शुरू के 4 टर्म बताइए AP के, इस वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जहाँ पर आपको पहला टर्म दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है, A को ही हम लोग A1 यहाँ पे लिख रहे थे, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। पहला वाला को हम लोग A1 भी बोलते हैं और A भी बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमको D दिया हुआ है। यहाँ पर देखो A और D का वैल्यू दिया हुआ है, हमको इसमें से क्या बनाना है, हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP है वो बनाना है। तो हम लोग को पता है कि जो AP होता है वो किस फॉर्म में होता है, पहले हमारा A होता है, उसके बाद A प्लस D होता है, फिर A प्लस 2D होता है, प्लस 3D होता है। ये मैंने आपको हमारी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सिखाया था, तो बस उसी फॉर्म में भरते जाओ और आपका आंसर आते चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि हम जानते हैं जो AP होता है वो A, फिर A प्लस D होता है, फिर A प्लस 2D होता है, फिर A प्लस 3D होता है। ये किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस होता है। तो हमको A जो है वो 10 दिया हुआ है, D हमें वो भी हमें 10 दिया हुआ है। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा AP जो बनेगा यहाँ पर वो कैसे बनेगा, सबसे पहले A लिखो यानी कि 10 लिखो, उसके बाद आप लोग फिर A प्लस D करना है तो 10 प्लस 10 हो जाएगा,
फिर आपका a प्लस 2d करना है तो 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और फिर आपको a प्लस 3d करना है तो 10 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो गया ये 10, ये हो गया 20 और 10 हो जाएगा यहाँ पर 30, ये हो जाएगा 30 प्लस 10 यानी कि 40 डैश डैश डैश। तो इस तरीके से आपका अरिथमेटिकल जो AP जो है वो बनेगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यानी कि जो पिछले वाले मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था फर्स्ट वाले में, कि हम लोग D निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग D निकालने के लिए सेकेंड वाले टर्म में से यानी कि A2 में से हम लोग माइनस करते हैं A1 को। तो उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर से A2 निकालना हो यानी कि सेकेंड वाला टर्म निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A1 को इधर से जाके प्लस करना पड़ेगा, यानी कि जो भी हमारा D है उसमें अगर मैं A1 प्लस कर दूंगा तो मेरा A2 निकल जाएगा, यानी कि सेकेंड वाला टर्म निकल जाएगा। उसी तरीके से मैंने एक और चीज़ आपको सिखाया था कि D2 अगर निकालना है तो आप A3 में से A2 को माइनस कर दो। तो अगर मुझे अब यहाँ से A3 निकालना हो तो एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ मैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो D2 प्लस में मेरा A2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा A3। यानी कि हम लोग जानते हैं ना, ये तो हमारा पहला तरीका है। मैथ को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा ये A1, A2, A3, A4 इस टर्म पे भी होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो A1 तो हमको दिया हुआ है 10 है, A1 यानी कि पहला वाला टर्म। सेकेंड वाले टर्म को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, D में A1 को प्लस करना पड़ेगा। तो A2 निकालने के लिए D प्लस में A1 ऐसे भी करोगे तो भी आपका D2 निकल जाएगा, यानी कि 10 प्लस में यहाँ भी 10 करोगे तो भी आपका 20 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी हम लोग ये वाला इसलिए याद कर लेते हैं ना, क्योंकि आगे चल करके एग्जाम वगैरह में अगर ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा टीचर के अच्छे सामने अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है कि बच्चे ने एकदम अच्छे से समझ करके चीज़ों को लिखा है। बाकी आप ऐसे भी लिखोगे तो वो गलत नहीं कहलाएगा। अपने अगर आपको ये वाला सीक्वेंस याद नहीं है एग्जाम में, मान लो भूल गए, तो आपको अगर ये वाला याद है कि D1 निकालने के लिए हम ऐसे करते थे, तो वहाँ से भी आप एक जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारा सीक्वेंस है वो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो बस मैं बेसिक समझाना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करते हैं। सो सेकेंड वाले में हमें A का वैल्यू -2 दिया हुआ है, D का वैल्यू 0 है। इसका मतलब जो हमारा पहला टर्म A होगा वो तो -2 ही होगा। अब मुझे दूसरा वाला जो टर्म है यानी कि A प्लस D अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग को -2 में 0 को प्लस करना पड़ेगा, तो ये भी -2 आ जाएगा। फिर A प्लस 2D होता है, तो A प्लस अगर 2D निकालना है तो -2 प्लस में हमको करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी -2 आ जाएगा। फिर A प्लस 3D अगला टर्म होता है, तो उसके लिए हम फिर वही लिखेंगे -2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि D का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो ये 0 हो जाएगा, फिर से -2 हो जाएगा। यानी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D निकल करके हमारा जो AP बन गया इस वाले में वो हमारा -2, फिर से -2, फिर से -2 और फिर से -2 ही बन गया। आप लोग देखना सेकेंड में से इसको माइनस करना तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना तो 0 आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 ही निकल करके आ रहा है। सो थर्ड वाले में A का वैल्यू 4 और D का वैल्यू -3 दिया हुआ है। चलिए जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले हमारा A होता है तो A के बदले में मैं 4 लिख देता हूँ, मैं शॉर्टकट में बना रहा हूँ ना इस बार। फिर हमारा A प्लस D होता है तो 4 प्लस में -3 कर देता हूँ। फिर हमारा A प्लस में 2D होता है तो 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई -3 कर देता हूँ। फिर हमारा A प्लस में 3D होता है तो 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई -3 कर देता हूँ। ये हमारे 4 टर्म हो गए, तो यहाँ से ये 4 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, बाहर दीदी आ गई थी, वो कचरा लेने आते हैं ना। अंबिकापुर हमारा जो शहर है वो पूरे इंडिया में भी बहुत सबसे स्वच्छ शहर में आता है, क्योंकि यहाँ पर एकदम घर घर जा कर के कचरा वगैरह लेते हैं और उसको फिर डिकम्पोज वगैरह किया जाता है। तो वही आ गए थे, इसीलिए मैं थोड़ा सा उधर चल गया था। तो मैं वो ये बता रहा था, फर्स्ट टाइम तो 4 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है। तो 4 में से 3, या फिर आप लोग चाहो तो एक बार सॉल्व करके लिख लो, एक लाइन उसको एक्स्ट्रा बना देता हूँ मैं। देखो ऐसे लिख देता हूँ 4 - 3, यहाँ पर 4 - 6 कर देता हूँ, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा। फिर 4 - 9 कर देता हूँ, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा। डैश 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 हो गया, इक्वल के साइन लगाते जाना क्योंकि इक्वेशन है। तो हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा ये -2, क्योंकि 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 आएगा, और साइन माइनस की लगेगी क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है। फिर यहाँ 9 में से 4 माइनस होगा तो हमारा 5 आएगा, लेकिन साइन यहाँ पर भी माइनस की लगेगी। तो ये हमारा इस बार का सीक्वेंस बनेगा, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, थर्ड वाला भी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट बनाते हैं। तो ये रहा हमारा 4th पार्ट। इसके बाद एक और पार्ट बचा हुआ है, मैं गलती से बोल दिया कि लास्ट होगा। तो ये हमारा पहले तो A होगा, चलो लिखते नहीं है, फालतू में टाइम पास नहीं करते हैं। सबसे पहले A लिख दिया मैंने। फिर A प्लस D करना है तो -1 प्लस में 1/2 कर देंगे। फिर A प्लस में 2D करना है, सॉरी यार प्लस ना, A प्लस D तो A प्लस में 1/2। फिर A के बदले -1 प्लस में 2D, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया 2D। उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा A प्लस में 3D, तो 3 मल्टीप्लाई में 1/2 हो गया इस तरीके से। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, लेकिन -2 होगा, और ये प्लस में जो ऊपर 1 है उसको एज इट इज उतार दो, नीचे में 2 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस में 1, ऊपर वाला ये बच गया है। उसके बाद फिर हमारे पास हो जाएगा ये -1, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्लस में 3 1 जा 3 बाई में 2,
तो ये हो गया हमारा -1, ये बन गया हमारे पास -1/2, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से हमारा -1 + 1 हो जाएगा 0, खेल ख़त्म इसका। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 2 1 जा 2 हो जाएगा, लेकिन -2 प्लस में ऊपर वाला 3 नीचे में 2 हो गया। तो हमारा फाइनल जो सीक्वेंस बनेगा -1 -1/2 0, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा। यानी सभी में देखो आधा आधा हाफ हाफ का डिफरेंस है। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला क्वेश्चन। एक लास्ट बचा हुआ है इस टाइप से क्वेश्चन, उसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला। यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास -1.25 है, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर उसमें -1.25 में प्लस कर देंगे हम लोग डी को, यानी कि -0.25 को, ठीक है। फिर कॉमा लगा दो। उसके बाद फिर थर्ड वाले टर्म पे हम लोग -1.25 में प्लस कर देंगे 2d को, यानी 2 × 0.25। उसके बाद फिर हमारे पास हो जाएगा लास्ट वाले में 1 2 3 ही हुआ है ना, एक नीचे लिख देता हूँ -1.25, इसको कर देंगे हम लोग 3d, यानी कि 3 × 0, माइनस में 0 है यार, माइनस की साइन को नहीं भूलना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तो हमारा इतना ही रहेगा, -1.25 ही रहेगा। यहाँ पर माइनस और माइनस हमारे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन दोनों में माइनस है तो आपस में दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये जाएगा माइनस में 1.50। समझे ना कहाँ से आया? देखो पहले तो ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1.25 और -0.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की ही लगती है क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है, और प्लस करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो चलो आधा काम तो हो गया, अब इधर करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1.25 माइनस में 0.50, 25 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद लास्ट में भी हमारे पास 1.25 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस की साइन के साथ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 3 अरे यार 3 क्या लिख रहा हूँ मैं, 0.75, क्योंकि 25 3 जा 75 होता है। तो ये हो गया हमारे पास -1.25, फिर माइनस में 1.50, फिर ये हो जाएगा हमारा आपस में सॉल्व होकर के माइनस माइनस फिर से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की ही लगेगी, और ये हो जाएगा 75, तो 1.75 लिख लो। और यहाँ पर हमारा 75 25 हमारा 100 हो जाता है, तो उसका कैरी होकर के इधर 1 में चला जाएगा, तो यानी कि ये 1 और 1 2 हो जाएगा। तो माइनस में 2 पॉइंट पे 0 0 भी लिख सकते हो, या फिर बस 2 भी लिखोगे तो भी चलेगा, और डैश 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 कर देना, तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है, श्रेणी बन जाएगा। इस तरीके से हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अभी आपको समझ में आएगा। देखो इतना मुश्किल वैसे तो क्वेश्चन नहीं दिया जाता एग्जाम में, माइनस वाला जिससे टाइम वेस्ट हो बच्चों का, नॉर्मल क्वेश्चन ही दिए जाते हैं। हाँ, इस तरह से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ है। सो थर्ड क्वेश्चन और ज़्यादा इजी है। यहाँ पर हमें ईपी पहले से दिए हुए हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमको फर्स्ट टर्म बताना है, तो फर्स्ट टर्म तो देख करके बता देंगे, और कॉमन डिफरेंस बताना है तो सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा पहला इक्वेशन दिया, इक्वेशन बोलने की आदत हो गई है। पहला हमारे पास प्रोग्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उसका आप लोग फर्स्ट टर्म ही वर्ड यूज़ कर लो यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म बोला है ना। तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू हमारे पास 3 दिया हुआ है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, उसको मैं कॉमन और डिफरेंस को डी कर देता हूँ, सी डी कर देता हूँ इस बार। तो वो हो जाएगा हमारा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, तो 1 में से 3 माइनस होगा तो आ जाएगा -2। बस इतना ही करना है आपको, कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये रहा हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, जल्दी से बनाते हैं। यहाँ पर भी जो फर्स्ट टर्म है मैं शॉर्टकट में FT लिख देता हूँ, वो हमारा -5 है, और जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का, तो -1 में से माइनस करना पड़ेगा हमको, यानी सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना पड़ता है, तो -1 में से माइनस करना पड़ेगा -5 को। तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5, तो 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, और बड़े नंबर प्लस है ना तो +4, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 4 हो जाएगा। अब इसको दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस करो तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो भी 4 आ रहा है ना, यानी कि हमारा जो आंसर है सही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर, यानी लास्ट तो नहीं है, थर्ड क्वेश्चन है, इसके बाद एक और है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना है भैया, तो 1/3 है। उसके बाद यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा 5/3 में से माइनस करना पड़ेगा 1/3 को, नीचे में 3 कॉमन कर लो, 5 में से 1 माइनस करके 4 लिख दो, खेल खत्म। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड वाले का आंसर। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर भी बस डेसिमल दे करके डराया जा रहा है, डरने का बिल्कुल नहीं है। शॉर्टकट में लिखो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0.6 हो गया। कॉमन डिफरेंस हमसे बोला गया तो 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन दाल भात था, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपका चेक किया जा रहा था। अब आते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 4 में, जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इनमें जो इतने सारे आपको प्रोग्रेशन दिए हुए हैं, श्रेणी दिया हुआ है, इसमें से कौन कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास हैं, और अगर दे फॉर्म एपी, अगर कोई भी हमारा एपी वाले फॉर्म में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है, तो बताइए कि कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी कि डी कितना है उसमें, और उसमें राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि जैसे यहाँ पर हमको 4 टर्म दिए हुए हैं ना, तो 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म अपने को और लिखना है। तो अगर कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस अगर पता चल गया कि D1 D2 हमारा इक्वल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग चेक कर रहे थे, तो पता चल जाएगा कि
ये हमारा ए पी है, और जब ए पी निकल ही गया तो कॉमन डिफरेंस निकल ही गया, तो बस बच जाएगा हमारे पास लास्ट के 3 टर्म और निकालना रहेगा। तो हम लोग इसी में डी 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 प्लस कर करके निकालते चले जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में समझाया था ना, 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने का। पहले तो हमारा ए प्लस है ना, ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है। लेकिन उसके अलावा भी दूसरा जो तरीका मैंने बताया था कि पिछले वाले टर्म पे डी को प्लस करते जाओ, तो हमारा नया जो अगला टर्म है वो बनते चला जाएगा। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ फिर से। तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया पहला वाला श्रेणी। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे D1। D1 निकालने के लिए हम लोग को पता है A2 में से A1 को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ से हमारा जब A2 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 4 - 2 आ जाएगा 2। उसके बाद हम लोग निकालेंगे शॉर्टकट में D2 निकालने के लिए A3 में से हमको माइनस करना पड़ता है A2 को। तो यहाँ पर A3 हमारा 8 है, A2 4 है, तो अब ये हमारा 4 आ रहा है। यानी कि सीक्वेंस हमारा सही नहीं जा रहा है। जो D हमारा निकलना चाहिए तो कॉमन डिफरेंस वो सभी में सेम निकलना चाहिए था, लेकिन वो सेम तो निकला नहीं, शुरू के 2 बार में ही निकला, यानी कि आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट लिख दो आप लोग कि D1 जो है वो इक्वल नहीं है D2 के, सो इट इज़ नॉट एन AP। खेल खत्म, बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जहाँ पर फिर से हम लोग वही काम करेंगे, D1 निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग 5/2 में से माइनस करेंगे 2 को, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, तो 5 - 4 / 2 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। D2 निकालेंगे तो वहाँ पर अब हम लोग को इसमें से इसको माइनस करना है, तो 3 - 5/2 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, तो 6 माइनस में 5 आ गया, नीचे में 2 हो जाएगा, तो 6 में से 5 माइनस होगा तो फिर से 1/2 आ गया। तो यहाँ पर हमारा D1 = D2 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा ये क्या है, सो इट इज़ एन AP। ठीक है, ये जो हमारा है वो एक AP बना रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है, वेयर है ना, वेयर कॉमन डिफरेंस यानी CD जो है वो हमारा 1/2 आ रहा है। 1/2 ये जो D1 D2 इसको ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो कॉमन डिफरेंस भी आप लोग बता दो। अब हम लोग को नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि हम लोग क्या सीखे थे, मैं आपको जब शुरू में सिखा रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमारा प्रोग्रेशन 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। तो अगर मुझे इसके बाद का अगर टर्म निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं पिछले वाले टर्म में देखो सभी में हमारा कॉमन डिफरेंस 1 निकल रहा है, हम लोग देखे थे ना 1 1 निकलता है सब में, माइनस करने के बाद इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। तो क्या किया जाता है ना, अगला टर्म निकालने के लिए जो भी पिछला टर्म है उसमें आप लोग क्या करो, कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दो। तो 4 में अगर 1 को प्लस करोगे तो अगला टर्म निकल के आ जाएगा 5। फिर उसके बाद वाला टर्म निकालना है तो 5 में फिर से कॉमन डिफरेंस यानी 1 को प्लस कर दो तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। अब हम लोग लंबा 2D 3D 4D ये सब नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि 4 टर्म पहले से दिया हुआ है, तो फिर हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों टाइम वेस्ट करें। हम लोग फटफट बनाएंगे। हम लिखेंगे सो नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगले जो 3 टर्म्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, है ना। उन लोग को मान लो आप लोग, जैसे ये हमारा A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, तो पहले हमारा A5 आएगा। A5 के हम लोग क्या करेंगे, A4 जो पिछला टर्म है उसमें D को प्लस कर देंगे। तो A4 कितना है भैया हमारे पास 7/2 है, उसमें D यानी कि 1/2 को प्लस कर दो, तो ये हमारा 8/2 आ जाएगा। 7 और 1 हमारा 8 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, इसको कट करके आप लोग 4 भी लिख सकते हो। तो जो अगला टर्म A5 है वो हमारा 4 हो जाएगा। A6 जो है उसके बाद का टर्म है, क्योंकि 4 हमारा पहले से था, तो A6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A5 में भी D प्लस कर देंगे। तो A5 हमारा 4 निकला है, D हमारा 1/2 है, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ऊपर में 1 9 हो गया, तो 9/2 हो गया। ये हमारा A6 निकलेगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका, इससे इसे मल्टीप्लाई करो, ऊपर में ऐड करो, ट्रिक है ये। उसके बाद A7 निकालना है, तो A6 में फिर से D प्लस कर देंगे। तो A6 हमारा कितना निकला है भाई, अभी हमारे पास 9/2 निकला है, उसमें D यानी कि 1/2 फिर प्लस कर दो, तो ये ऊपर में 10/2 आ जाएगा, कट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये 3 हमारे पास नेक्स्ट के 3 टर्म हो जाएंगे। बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो आपका पूरा का पूरा जो कंप्लीट एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज 4.1 वो आपने पूरा समझ लिया है। फिर भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, आइए उनको भी सॉल्व करते हैं। सो ये रहा हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन। चलिए जल्दी सॉल्व करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं, D1 निकालने के लिए हम लोग चेक करेंगे -3 पॉइंट में 2, उसमें से माइनस करना है अपने को -1 पॉइंट पे 2, इसमें से इसको माइनस करना है। ध्यान रखना कि भले पहले से वो माइनस में है, हम एक और माइनस के साइन जरूर लगाएंगे। तो हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस फिर से माइनस होगा, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0, पॉइंट लगा दो, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, यानी कि हमारे पास 2.0 आ गया, जिसको हम लोग 2 लिखेंगे और माइनस के साइन भी लगाएंगे, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस साइन से हमें दी हुई थी। तो ये हमारा -2 हो जाएगा। उसी तरीके से D2 निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग -5.2 में से माइनस कर देंगे -3.2 को, तो ये हो जाएगा हमारा -5.2 प्लस में 3.2, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
टू में से 2 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, वो लिखता नहीं हूँ मैं। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बड़ी नंबर माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगी। तो यहाँ पे D1 इक्वल टू हो गया D2 के लिए। सो ये हमारा AP हो जाएगा। आप लोग डिटेल में स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा D1 D2 इक्वल हो गया AP हो गया। तो हम लोग को आगे के टर्म भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो 4 टर्म दिए हुए थे, यानी A4 तक दिया हुआ था, हमको A5 निकालना है। तो A5 के लिए हम लोग A4 में प्लस कर देंगे D को, शॉर्टकट तरीका। तो A4 हमारे पास -7.2 है, उसमें प्लस करना है अपने को -2 को। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और फिर माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो हम लोग 7.2 में जब 2 ऐड करेंगे तो 9.2 आ जाएगा, लेकिन नंबर में माइनस साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी। तो ये हमारा 5th टर्म हो गया। 6th टर्म हमारे पास हो जाएगा A5 प्लस D। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास A5 हमारा कितना निकला है, -9.2 निकला है, उसमें माइनस कर दो हमारा, यानी प्लस कर दो -2 को, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -11/2। A7 निकालने के लिए A6 प्लस D कर दो। ये चीज़ आप लोग लिख लेना एग्जाम में, टीचर को अच्छा लगेगा चेक करने में। -11.2 में हम लोग प्लस कर देंगे -2 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा -13.2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो कंप्लीट होता है। ये रहा 4th क्वेश्चन। यहाँ पर भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। D1 निकालने के लिए -6 में से माइनस कर देंगे -10 को, तो ये हो जाएगा हमारा -6 माइनस माइनस प्लस में 10, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4। उसके बाद D2 निकालने के लिए -2 में से माइनस करेंगे -6 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस में 6, तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा प्लस का 4। तो इसमें भी D1 इक्वल हो गया D2 के, इसीलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। और अगर AP हो गया तो हमारे पास A5 निकालना पड़ेगा, यानी 5th टर्म निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा A4 प्लस D। तो हो जाएगा A4 हमारे पास कितना दिया हुआ है, A4 हमको लास्ट में 2 दिया हुआ है ना। पिछले बार A4 की जगह में मैं 7 हाँ लिखा था, पिछले बार सही लिखा था, इस बार सही लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 2 प्लस में D यानी कि 4 इक्वल टू 6 हो गया, इसके अगला टर्म। उसके बाद अब हमारे पास आ जाएगा A6 के लिए हमारा जो A5 निकाले हैं यानी 6 निकाले हैं, उसमें D यानी कि 4 को प्लस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग A7 निकालने के लिए A6 जो निकाले हैं उसमें D प्लस कर देंगे, तो 10 प्लस फिर से 4 कर दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 14। बन गया, सिंपल क्वेश्चन था। ये रहा 5th क्वेश्चन, जहाँ पर रूट वगैरह दिया हुआ है। आइए सॉल्व करके चेक करें। D1 निकालने के लिए हम लोग 3 + 2 रूट में माइनस कर देंगे 3 को, तो ये प्लस और -3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। D का वैल्यू हमारा √2 बचेगा। अगर D2 निकालें तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी 3 प्लस में 2√2 में से माइनस करना पड़ेगा हमको 3 प्लस में √2 को। अब देखो 2 टर्म को हम लोग माइनस करें, इसलिए पहले यहाँ पे माइनस की साइन लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसके बाद हमारा ये सॉल्व होकर के पहले तो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, तो 3 + 2√2 ये -3 हो जाएगा, और माइनस प्लस -√2 हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पर फिर से कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, यानी कि 1 छुपा है, ध्यान रखना। तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1√2 बचेगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है, तो इसमें भी हमारा D1 इक्वल हो गया D2 का। इसका मतलब कि ये भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब हम लोग A5 निकाल लेते हैं, जिसके लिए A4 जो है यानी कि 3 प्लस में 3√2 जो है उसमें प्लस करना पड़ेगा D को, जिसकी वैल्यू √2 आई है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस में 4√2, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 और 1 4 मिल जाएंगे। उसी तरीके से A6 जो होगा वो हमारा 3 प्लस में 4√2 में प्लस कर देंगे हम लोग √2 को, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 5√2, और लास्ट वाला 3 + 6√2 आ जाएगा। A6 जब हम लोग निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 3 + 6√2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हो कैसे निकालना है, ऐसे करके निकाल लेना है। ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले D1 निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग को 0.22 में से माइनस करना पड़ेगा 0.2 को, तो इस 2 में से ये 2 माइनस हो जाएगा। अच्छा नहीं सॉरी, इसको ऐसे देखो माइनस करेंगे आप लोग, 0.22 है ना, तो उसमें से माइनस कर अपने को 0.2, तो ऐसे माइनस होगा। इस 2 के बगल में कुछ नहीं, तो एक 0 आप लोग लिख सकते हो। तो 2 में 0 माइनस होगा तो 2 आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये 0.0 हो गया, तो 0.02 आ गया। उसी तरीके से D2 निकालने के लिए इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 0.222 में से माइनस कर देंगे 0.22 को, तो यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, 222 लिख लो, 0. यहाँ पर लिखो आप लोग 0.22 और इधर एक 0 लगा दो, तो ये भी मेरा 2 हो जाएगा। ये 0 0 और डेसिमल के बाद 0, तो यहाँ पर देखो अलग आ रहा है 0. देखो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये हो जा रहा है 002। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर 0.2 लिखा हुआ रहे और 0.20 लिखा रहे, तो दोनों हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों हमारे सेम टू सेम होते हैं। लेकिन अगर लेफ्ट में 0 लगते जा रहा है तो उससे उसकी वैल्यू कम होते जाती है, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पर हमारा D1 जो होगा वो इक्वल नहीं कहलाएगा D2 के, सो इट इज़ नॉट एन AP। और अगर AP नहीं हो तो काम आसान हो गया, इसके आगे अपने को सॉल्व ही नहीं करना है। सो ये रहा 7th क्वेश्चन। आइए सॉल्व करें एकदम फटाफट। ये हो जाएगा -4, उसमें प्लस कर देंगे हम लोग, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे, सॉरी प्लस गलती से हो गया। तो अगर माइनस करेंगे हम लोग 0 को, तो
अगर -4 में से -0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, -4 में से अगर 0 माइनस होगा तो हमारा -4 ही आ जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से अगर D2 निकालें तो -8 में से अगर माइनस करेंगे हम लोग -4 को तो ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस +4, तो ये भी हमारा प्लस माइनस माइनस होकर के 4 आ जाएगा, और बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आ जाएगी, तो यहाँ भी -4 आ गया, यहाँ भी -4 आ गया, यानी कि D1 इक्वल हो गया D2 के। सो ये हमारा जो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब हम लोग को निकालना है इसका आगे का कड़ी, तो हमारे पास 4 तक दिया हुआ है, तो A5 के लिए हम लोग A4 में प्लस कर देंगे D को, तो A4 कितना दिया था, -12 दिया हुआ था, उसमें प्लस कर दो D यानी कि -4 को, तो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4 और -12 मिल करके मेरा माइनस का 16 बना लेंगे। ये हो गया हमारा 5th टर्म। उसके बाद अगला वाला टर्म A6 मान लेते हैं, तो इसके लिए A5 + D करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -16 प्लस में -4, तो ये हो जाएगा -20। उसके बाद A7 निकालने के लिए A6 में D प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -20 प्लस में -4, तो ये हो जाएगा हमारा -24। कंप्लीट हो गया हमारा 7th वाला भी आंसर। ये रहा 8th क्वेश्चन, जो कि और ज़्यादा मज़ेदार है। सभी -1/2 है, इसका मतलब ये तो हमारा AP बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि D1 निकालने के लिए -1/2 में हम लोग को माइनस करना पड़ेगा -1/2 को, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, -1/2 प्लस में 1/2, आपस में दोनों कैंसिल होकर के 0 कर लेंगे, माइनस प्लस कैंसिल। तो सेम टू सेम D2 भी होगा, वहाँ भी हमारे पास इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1/2 में से माइनस करना पड़ेगा, -1/2 इक्वल टू हो जाएगा -1/2 प्लस में 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो लिख दो आप लोग कि D1 जो है वो इक्वल है D2 के, सॉरी, तो ये हमारा इसलिए AP कहलाएगा, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। और अब हम लोग अगर A5 निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग को A4 में D को माइनस प्लस करना पड़ेगा, तो -1/2 A4 है मेरा, उसमें प्लस कर दो 0, तो ये भी हमारा -1/2 ही आएगा। उसी तरीके से A6 भी जो है वो भी -1/2 आएगा, 0 प्लस करोगे तो, और A7 भी मेरा -1/2 ही आएगा, सॉरी 7 गलती से लिखा गया, -1/2। ये हो गया हमारा 8th वाला सॉल्यूशन। बढ़ते हैं 9th वाले के पास। यहाँ पर D1 निकालेंगे, हो जाएगा 3 - 1 = 2, D2 निकालेंगे, हो जाएगा 9 - 3 = 6। तो इक्वल आया क्या, नहीं आया, तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, इसलिए नॉट एन AP। खेल खत्म, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं हमें बनाने के लिए। तो अगला वाला देखो, A है, 2A है, 3A है, 4A है, तो अगला 5A होगा, 6A होगा, यानी कि ये तो मेरा AP साफ साफ दिख रहा है। निकाल के भी शो कर देते हैं। D1 निकालेंगे, 2A में से A माइनस करेंगे तो A आ जाएगा। उसके बाद D2 निकालेंगे तो उसके लिए 3A में से 2A को माइनस करेंगे तो ये भी हमारा A आ जाएगा। तो लिख देंगे D1 जो है वो इक्वल है D2 के, इसलिए हमारा ये AP बना लेगा। और अगर AP बनाएगा तो हम लोग अगला टर्म A5 मान लेते हैं, तो हम लोग को 4A में, यानी कि ये वाले A4 में प्लस करना पड़ेगा इसको, यानी कि D को, तो ये हो जाएगा हमारा 5A। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, A6 निकालने के लिए हम लोग 5A में A को प्लस करेंगे, यानी D को, तो ये हो जाएगा हमारा 6A। और A7 निकालने के लिए 6A में प्लस कर देंगे A को, तो ये हो जाएगा हमारा 7A। खत्म ये वाला क्वेश्चन का भी खेल। ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन। देखने से तो लग रहा है कि ये भी AP है, चलो चेक कर लेते हैं। D1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा A² माइनस में A, क्योंकि हमारा A2 में से A1 माइनस करना पड़ता है। तो ये हमारे पास, अगर देखो दोनों में से सेम कॉमन A मिल रहा है तो A को कॉमन ले लो, यहाँ पर A बच जाएगा और यहाँ पर माइनस में 1 बच जाएगा, क्योंकि हमने A को बाहर निकाल लिया है ना। तो मैं शुरू में आपको सिखाया था A 1 जा A हो जाता है। उसी तरीके से D2 निकालने के लिए हम लोग A के पावर में 3 में से A के पावर में 2 को माइनस करेंगे, तो इन दोनों में A का पावर में 2 जो है वो कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 में से 2 हमने बाहर निकाल दिया तो A के यहाँ भी बच गया, और यहाँ पूरा हमने बाहर निकाल दिया तो 1 बच गया। तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ A आ रहा है और यहाँ A² आ रहा है, जो कि दोनों अलग अलग है। इसका मतलब मुझे लग जरूर रहा था, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए नॉट AP। ठीक है, खेल खत्म, इसमें कुछ करना ही नहीं आगे अब अपने को। ये रहा हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। D1 के लिए हम लोग √8 में से माइनस कर देंगे √2 को। तो अब यहाँ पर √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लोग, देखो रूट के अंदर 8 है, तो इसको मैं ऐसे बार आपको एकदम डिटेल में समझा देता हूँ। 2 × 2 लिखा जा सकता है, माइनस में √2 है, तो यहाँ से 2 का पेयर बन जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में √8, ये जो 2 है ये बच जाएगा रूट के अंदर, और माइनस में √2। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि 1 है, जैसे मैंने आपको शुरू में सिखाया है। तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा छुपा रहता है। बस एक √2 लिख दो आप लोग, यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगला वाले निकालते हैं, D2 निकाल के देखते हैं। उसके लिए अपने को √18 में से माइनस करना पड़ेगा √8 को। तो √8 तो हमारा 2√2 होगा, √18 कितना होगा वो चेक कर लेते हैं। तो 2 2 जो हमारे पास 4 है ना, उसके बाद 4 के टेबल में तो फिर आएगा नहीं हमारे पास, तो इसको हम लोग जल्दी से फैक्टराइज करके ऐसे देख लो। 2 9 जा, अच्छा 2 3 जा से होगा, ये 2 2 जा से नहीं स्टार्ट होगा, 3 3 जा 9 और
3 1 जा 3, यानी कि √18 को हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस में ये वाला हम लोग को पता ही है 2 × 2 × 2 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का पेयर बन के 3 बाहर, अंदर में √2 हो गया। यहाँ से 2 का पेयर बन के 2 बाहर, अंदर में √2 हो गया। 3 में से 2 माइनस होगा तो फिर 1 आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल √2 लिख दो। तो दोनों में हमारा √2 आ जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि D1 इक्वल है D2 के, इसलिए ये हमारा AP हो जाएगा। और अगर AP हो गया तब हम लोग निकालेंगे 5th टर्म, तो ये हो जाएगा हमारा √32, यानी कि लास्ट वाला जो टर्म हमको दिया हुआ है 4th वाला टर्म, उसमें प्लस करना पड़ेगा अपने को ये वाला टर्म, यानी कि कितना √2 जो है उसको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से अगर हम लोग प्लस करें तो ये तो डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास √32 में हम लोग √2 को ऐड कर नहीं सकते, दोनों अलग अलग टर्म है, तो 32 को बाहर निकालना पड़ेगा। 32 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 का टेबल 16 टाइम पे, 2 का टेबल 8 टाइम पे, 2 का टेबल 4 टाइम पे, समझ में आ रहा है ना, मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, 2 टाइम पे, 2 1 टाइम पे। तो ये हो गया यहाँ से हमारा रूट के अंदर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम था ना, प्लस में √2, तो यहाँ से 2 का पेयर बन गया, एक √2 बच जाएगा, तो √2 आप लोग 2 बार बाहर निकाल दो, यानी 2 को बाहर निकाल दो, एक √2 को रहने दो, प्लस में √2 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 4√2 प्लस में √2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट में कितना 5√2। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करने का था। लेकिन जैसा मुझे डाउट हो रहा था, मैंने इसीलिए आपके बुक में आंसर चेक किया कि ये आंसर दिया है या रूट के अंदर ही आंसर दिया है, क्योंकि हमारे पास जो भी नंबर दिए हुए थे वो इक्वेशन में हमारे पास इस तरीके से दिए हुए थे, रूट के अंदर सब दिए हुए थे। तो मैंने एक बार बुक में चेक किया तो उसमें भी हमारा रूट के अंदर ही वाला आंसर दिया। तो रूट के अंदर इसको कैसे ले जाएंगे वो देखो, हमारा रूट के बाहर 5 है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, पहले से रूट के अंदर 2 है, हम लोग अंदर में 5 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि अगर अंदर में 5 × 5 रहेगा तो वही तो पेयर बन के बाहर निकला है ना, तो अंदर में इसका मतलब ये जाकर के 2 बार 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 2 = 10, 10 × 5 = 50, यानी कि रूट के अंदर 50 जो होगा वो हमारा ये 5 होगा। समझ में आया? इस तरीके से इतना मेहनत करके आपको करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी आसान तो ये भी है। A6 निकालने के लिए हम लोग को √50 में प्लस करना पड़ेगा √2 को। अब इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं √50 क्या होता है, 5√2 होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखोगे, पहले 5√2 लिख दो और उसके बाद फिर यहाँ पर कर दो आप लोग एक बार और √2, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6√2। अब 6√2 को भी इसी टाइप से कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे, √2 अंदर पहले से है, ये अंदर जाके 6 × 6 हो जाएगा, तो 6 6 = 36, 36 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ गया। ये हो गया इस वाले टर्म का आंसर। तो पहले बार मेहनत कर ली ना, तो अब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन इस बार करेगी यार, चलो कोई बात नहीं। A7 के लिए हम लोग अच्छा नहीं करेगी, देखो इसको भी बनाता हूँ आसानी से। A7 के लिए हम लोग को 6√2 यानी कि जो हमारा ये वाला टर्म है, या फिर आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो √72 में प्लस करना पड़ेगा D को, जो कि हमारा √2 है। हम लोग जानते हैं कि √72 जो होता है वो 6√2 होता है, यहाँ पर भी हमने देखा था ना 6√2 को, तो √72 हमने लिखा था, प्लस में √2 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7√2, और इसको फिर से हम लोग रूट के अंदर डालने के लिए लिखेंगे 2 × 7 × 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 7 = 49, 49 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 98, तो रूट के अंदर 98। तो ये 3 टर्म हमारे आंसर होंगे, ये वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। तो इस तरीके से आपको 12th वाले को सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा मेहनत लगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एग्जाम में भी आराम से बन जाएगा। ये रहा हमारा 13th क्वेश्चन, थोड़ा सा रूट वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बनेगा। √6 में से √3 को माइनस कर दो, तो यहाँ पर हमारा √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3 × में √2 है ना, 3 2 जो हमारे पास 6 होता है, और यहाँ पर भी हमारे पास √3 है, दोनों में √3 कॉमन मिल रहा है, √3 को आप लोग बाहर निकाल लो, बचेगा यहाँ पर से हमारे पास रूट के अंदर 2 और यहाँ पर से हमारे पास 1 बचेगा, तो √3 हमने बाहर निकाला तो √2 - 1 आ गया। अब हम लोग D2 देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं, तो D2 के लिए हम लोग √9 में से माइनस कर देंगे √6 को, तो यहाँ पर 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, और 6 को या 3 देखो बाहर निकल जा रहा है पूरा, लेकिन हम लोग रूट में ही रखते हैं फिलहाल के लिए, माइनस में हमारे पास, क्योंकि हम लोग इस फॉर्म में लेकर के आना है ना, √6 हम लोग वही 3 × 2 कर देते हैं, तो दोनों में √3 कॉमन मिल रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप लोग √3 को बाहर निकालते हो तो अंदर में यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, √3 माइनस में √2 बचेगा। तो अब ये दोनों टर्म हमारे पास क्या है, सेम टू सेम है क्या, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, अलग हो गया, तो हम लोग लिख देंगे D1 इक्वल नहीं है D2 के, इसीलिए ये हमारा नॉट एन AP। और ये जब मैं लिखता हूँ तो मेरे को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे इसके आगे सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि अब EP है ही नहीं, तो इसका मतलब हम लोग को कोई भी टर्म नहीं निकालना है। ये हमारा 13th वाला बच गया, बन गया। अब 2 क्वेश्चन बस बचे हुए हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो 14th वाला हमको कंफ्यूज करने के लिए स्क्वायर में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब हम लोग यहाँ से D1 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 9 - 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8। D2 निकाल के देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस में 9, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना हो जाएगा, इस बार 11 हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है दया मुझे, क्या गड़बड़ हो सकता है,
यहाँ पर हमारे पास ये माइनस होने के बाद 16 आ जा रहा है ना, ये 8 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, यानी कि इक्वल तो नहीं आ रहा, लेकिन बुक में शायद दूसरा आंसर दिया हुआ था। तो बुक में मैं चेक कर रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर भी सही आंसर दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा अलग अलग ही आएगा। तो बुक में हम लोग का नो दिया हुआ है, इसका मतलब ये अलग अलग आना ही था। तो D1 यहाँ पर भी हमारा इक्वल हो गया, नॉट इक्वल टू D2, इसलिए ये वाला भी मेरा नॉट एन AP हो जाएगा। खेल खत्म इस वाले क्वेश्चन का भी। तो अगला क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, बस यहाँ पर हमारे पास 3 के बदले में 5 दे दिया है और लास्ट में 73 कर दिया है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, ये 25, ये 49 और ये 73 हो गया। अब चेक कर लेते हैं D1 निकाल करके, 25 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 24, और D2 निकालेंगे तो 49 माइनस 25 हो जाएगा। और ये भी हम लोग जानते हैं 50 में से 25 माइनस होता तो 25 आता, तो 49 में से 25 माइनस होता तो यहाँ भी 24 ही आएगा। तो इस बार तो हमारा D1 जो है वो इक्वल हो गया D2 के, यानी कि आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो D1 इक्वल टू D2 के है, इसलिए इट इज़ एन AP। ये हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। और अगर AP हो गया तो आगे के टर्म भी निकालने पड़ेंगे। A5 निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमको A4 में प्लस करना पड़ेगा D को। A4 हमें 73 दिया हुआ है लास्ट वाला, D को प्लस कर देंगे, D हमारा 24 है। तो दोनों को सम करने के बाद आएगा 4 और 3 हमारे पास हो जाएगा 7, और 7 हो जाएगा 9, यानी कि 97। A6 निकालने के लिए A5 में प्लस D कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A5 हमारा 97 प्लस में 24, तो ये हो जाएगा हमारा 11 का 1 कैरी हो गया 1, 9 और 10 और 2 हमारे पास हो जाएगा 12। ठीक है ना, 9 और 4 7 और 4 11 हाथ से ही निकला है। उसके बाद A7 अगर निकालते हैं तो हो जाएगा हमारे पास A6 प्लस में D। A6 हमको कितना मिल गया, 121 मिल गया, उसमें D यानी कि 24 प्लस कर देंगे, तो 20 20 40 और 4 और 5 यानी कि 145 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो एक्सरसाइज है 5.1 है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको एकदम अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो, इतना जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके तक भी ये वीडियो पहुँचे और उनको भी मैथ्स ईजी लगने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।